बागवान साथियों नमस्कार। मैं डिम्पल पांचटा आप लोगों के बीच एक काफ़ी लंबे अंतराल के बाद फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ा हूं। कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से काफ़ी समय से मैं सोशल मीडिया और फ़ोन से दूर रहा। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें थी जो मुझे पता लगी। साथ ही साथ इस एक महीने के अंतराल में सोशल मीडिया में क्या कुछ हुआ मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं उसके बारे में, मगर कुछ ऐसी बातें थी। बिल्कुल घनश्याम जी, काफ़ी दिनों के बाद भूषण ब्राह्मटा जी, मैं क्षमा चाहूँगा आपसे भी और अपने सभी फॉलोवर्स से कि अगर मेरी वजह से कोई नुकसान हुआ है फार्मर को। एक्चुअल में कई बार इतनी मजबूरियां हो जाती है कि हम चाहकर भी कुछ चीज़ें नहीं कर पाते क्योंकि सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है। आज हम दो विषय को ज़्यादा फोकस करेंगे। एक हमारा रहेगा एप्पल और मार्केटिंग को लेके, दूसरा रहेगा डिजीज पे, और साथ साथ हम तीसरा डिस्कस करेंगे, वो करेंगे वेदर को लेके। तो जैसा कि बागवान साथियों आप सभी लोगों को ज्ञान ही होगा, कुछ 30 जून के आसपास मैंने एक पोस्ट डाली थी, क्या मॉनसून आके चला गया है। अब आपको और हमें ये समझना पड़ेगा कि ये बात मैंने क्यों कही थी। उसका साक्षात्कार आप लोगों के समक्ष है। पिछले एक महीने में या उससे भी पहले से बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो पानी के लिए तरस चुके हैं, जिसमें हमारा क्षेत्र भी आता है। जुब्बल रोडू का एक बहुत बड़ा क्षेत्र, जो ये पूरा शहर है हमारा, इंक्लूड इसके साथ अगर मैं करूं, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग एरियाज है जहां पे मॉनसून नाम मात्र आया है। लगभग 45% के करीब कम मानसून वर्षा है, और ये हम सब फार्मर के लिए चिंता का विषय भी है और हमें दोबारा से सोचने पे मजबूर कर रहा है क्या ऐसे मौसम में बागवानी की जा सकती है। अगर आप मेरा स्टैंड मानेंगे तो पिछले एक महीने या 1.5 महीने से मैं यही सोचता था कि क्या ऐसे मौसम में बागवानी की जा सकती है। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मानेंगे आप, तो मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं। अगर हमारे पास पानी की व्यवस्था नहीं है तो शायद हमारा हॉर्टिकल्चर खत्म हो जाएगा, सेब खत्म हो जाएगा। इस वक्त अगर मैं अपने ऑर्चर्ड की बात करूं, हम एक अच्छी साइट पे रहते हैं, शेडी पोर्शन है हमारा। मुझे अपने बगीचे के अंदर लगभग 30% का लॉस दिखा प्लांट को लेके अभी तक का। अगर बारिश नहीं आती है तो ये लॉस कहीं ना कहीं 50% तक चला जाएगा, इससे भी ऊपर चला जाएगा। दूसरा नुकसान हुआ है क्रॉप को लेके, लेंटिसल ब्रेकडाउन सबसे ज्यादा। क्या ऐसे में बागवानी पॉसिबल है? शायद मेरा ये निर्णय काफी हद तक सही था कि मैं बहुत साल पहले सोच रहा था कि M9 पे ऑर्चर्ड लगाऊं, मगर जब मैंने देखा कि परिस्थितियां विपरीत है, अनुकूल नहीं है, थोड़े से पौधे को तो शायद आप इरिगेट कर लेंगे, मगर एक बड़े ऑर्चर्ड को और प्रॉपर इरिगेशन के लिए शायद ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा बड़ा रीजन आप देखेंगे कि जो ड्रिप इरिगेशन है वो इस वर्ष या ऐसी कंडीशन में भी पूरी तरह फेल है, क्योंकि जब टेम्परेचर आपका 35 डिग्री तक क्रॉस कर जाता है, उसके बाद जब एयर में ही मॉइस्चर नहीं होगा या वेदर वार्म रहेगा और नीचे आप इरिगेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको रूट रॉट, कॉलर रॉट या दूसरी अन्य बीमारियों से भी जूझना पड़ेगा।
अब सबसे बड़ी बात है कि हम पर्यावरण को कैसे बचाएं, वो तो हम सब आप लोगों को मंथन करना पड़ेगा। मगर जो मुझे बड़ी हैरानी की बात लगी, जो भी मैं अभी तक सोशल मीडिया या अलग अलग उस पर किसी और के फोन में भी थोड़ा बहुत देखता था, अभी तक सरकारों के तरफ से, सरकार के नुमाइंदों की तरफ से इस ड्रॉट से उभारने के लिए, किसानों को बाहर निकालने के लिए कोई भी स्टेटमेंट्स नहीं आई है। अगर आई हो तो आप मुझे बता सकते हैं या सबको बता सकते हैं। इतनी बुरी कंडीशन शायद ही आज तक कभी हुई होगी। मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसे एरियाज है जहां पर अच्छी बारिश हो रही है, मगर वो परसेंटेज में बहुत कम है। जब मौसम विभाग ने 45% कम वर्षा का आंकड़ा दे दिया है, तो मुझे लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं बहुत पीछे बैकफुट पे है। फ्रंट फुट पे आके शायद अभी तक बात नहीं करना चाहती है कि सूखाग्रस्त घोषित ही कर दिया जाए और लोगों के पास सर्वाइवल करने की नौबत आ गई कि वो कैसे सर्वाइव करेंगे अपने ऑर्चर्ड को, अपने आप को, अपने परिवार को कैसे चलाएंगे अगले वर्ष के लिए। तो ये तो एक चिंता का विषय था ही था। साथ ही साथ कुछ ऐसी बीमारियां जिसकी वजह से लोग बहुत ही परेशान रहे। नॉन यूनिवर्सिटी के संपर्क में हम पूरी तरह थे, और नॉन यूनिवर्सिटी का आपने देखा होगा कि अलग अलग क्षेत्र में जाके लोगों को जागरूक करना, पंचायत लेवल पे, गांव लेवल पे जाके कमेटी का गठन करना, उसमें कहीं ना कहीं हम सब लोगों की सोच थी कि लोगों को हम कैसे अवेयर करवाए। जरूरी नहीं कि सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आपसे जुड़ नहीं पाया, मगर हमारे साइंटिस्ट रोज आपके बीच है, और इसके तहत हमने अपनी पंचायत में भी एक नॉन यूनिवर्सिटी का कैंप ऑर्गेनाइज किया था। अनफॉर्चुनेटली मैं घर पे नहीं था, हमारी पूरी फैमिली हॉस्पिटल में थी। उस दौरान एक बुरे दौर से हमारी फैमिली गुजरी है पिछले कुछ समय से, इसलिए मैं उसमें भाग नहीं ले सका। मगर जितनी भी जानकारियां आप लोगों तक पहुंचा सकते थे हम किसी भी माध्यम से, वो हमने पहुंचाने की कोशिश करी। अब बात आती है कि जो डिजीज इस वर्ष, यहां पर मैं कुछ लोगों को कोड करना चाहूंगा। जो इस साल की बीमारी है वो नई थोड़े नहीं है। अगर आप मेरा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की वीडियोस देखेंगे या दिसंबर नवंबर की वीडियोस देखेंगे, उसमें मैंने बड़ा क्लियरली बताया था कि जो इस वर्ष है ये तो बीत गया है, लास्ट ईयर 2023 वाला, मगर जो ज्यादा प्रॉब्लम आएगी वो 2024 में आएगी बीमारियों को लेके। जितने भी हमारे फॉलोवर थे शायद उन सबको ज्ञान होगा कि हमने अवगत करा दिया था। और मुझे यहां लगता है कि कहीं ना कहीं किसानों की भी यहां गलती रही। बहुत सारे किसान ऐसे हैं, मेजॉरिटी फार्मर, जिन्होंने सर्दी की मैनेजमेंट करना उचित नहीं समझा। चाहे वो यूरिया की स्प्रे थी सॉइल मैनेजमेंट में, चाहे कॉपर प्लस चूना की स्प्रे थी, या ब्लाइटॉक्स की स्प्रे थी, या फिर सिल्वर टिप के आसपास सल्फर की स्प्रे थी। बहुत सारे लोगों ने उसको अवॉइड करा। क्यों करा वो मुझे नहीं पता। अब बात आती है बीमारियों को लेके। मैक्सिमम जो अल्टरनेरिया और मार्सोनिना मेजर डिजीज थे, इस ड्रॉट में स्कैब के सिम्टम कहीं कहीं दिखे, मगर इतने ज्यादा नहीं दिखे कि जिससे फार्मर परेशान हो। और दूसरी बड़ी समस्या थी माइट को लेके। अभी कुछ कमेंट्स में पढ़ रहा हूं कि माइट को लेके आ रहे। आप लोगों को याद होगा कि लगभग उस वक्त अप्रैल का महीना था जब हमने आप लोगों को आगाह कर दिया था माइट को लेके। नॉन यूनिवर्सिटी की पूरी टीम हमारे ऑर्चर्ड आई, अलग अलग क्षेत्रों में विजिट करा, चाहे उसमें नकराड़ी पंचायत थी, चाहे बराल पंचायत थी, या दूसरी अन्य जगहें थी, मगर लोगों ने उसको सीरियसली नहीं लिया। अब दूसरी बात आती है कि जो ये माइट है, जो ये वेदर है, और माइट क्यों फैल रही है? क्योंकि जो ये वेदर है ये बड़ा फेवरेबल है माइट के लिए। हल्की सी बारिश आती है, पत्ते भिगोने वाली, ह्यूमिडिटी जनरेट होती है, और जो
हमने आपको पहले भी बताया था, इस साल लगभग 12 से 13 जनरेशन पैदा होगी माइट की। और इस साल जो सबसे ज्यादा परेशान किया वो 2 स्पॉटेड माइट ने किया। अगर हम 2 स्पॉटेड माइट की बात करें तो मैक्सिमम ऐसी दवाइयां हैं जो उसके ऊपर काम नहीं करती है, उसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करती है, जो हम यूरोपियन रेड माइट के लिए करते थे। इस वर्ष 2 स्पॉटेड आने का वही रीजन कि घास बिल्कुल नहीं था, और जब नीचे फीडिंग नहीं थी तो माइट सारी ऊपर चढ़ गई पौधों के ऊपर। अब माइट के लिए तो जो स्प्रे शेड्यूल नॉनी ने गाइडलाइन दी है आपको और हमारे को, हमें उसका पालन करते हुए स्प्रे करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि अगर मॉनसून आ जाएगा, ढंग से बारिश हो जाएगी, तो बागवानों को राहत मिलेगी। अब एक बड़ा क्वेश्चन है, अगर 4 स्प्रे हमारे को माइटीसाइड की करनी पड़ी तो क्या आपको और हमें लगता है कि हमारे को कुछ बच पाएगा इस बगीचे से? नहीं बच पाएगा। और दूसरी बड़ी समस्या थी फंगेसाइड को लेके। याद होगा कुछ ज्ञानी हमें ज्ञान देते थे कमेंट सेक्शन में, अभी भी बहुत सारे दे रहे हैं, कुछ अलग लेवल के ज्ञानी होते वो। जब हमने स्प्रे शेड्यूल अपना शुरू किया था, मैंने पिछले वर्ष की बीमारी को लेकर और इस वर्ष आने वाली बीमारियों तक के शेड्यूल के अनुसार अपनी प्रैक्टिस करी थी, जिसमें बहुत सारे फार्मर ज्ञान देते थे कि हल्की दवाई, भारी दवाई, महंगी दवाई, सस्ती दवाई। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हल्का और भारी कुछ नहीं होता, स्ट्रॉन्ग और नरम कोई दवाई नहीं होती। सारी फंगेसाइड्स होती है, एक सिस्टेमिक, एक कॉन्टैक्ट और कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जो सभी तरह की उस पर काम करती है, जो कि कंपनी कोड करती है कि ये सभी तरह की फंगस पे कार्य करती है। मेरा जो अपना शेड्यूल रहा वो पहले से ही सही रहा, जिसको फॉलो करते हुए अगर मैं अभी अपने ऑर्चर्ड में देख रहा हूं, मेरे ऑर्चर्ड में अभी सिंगल लीफ भी खराब नहीं हुआ। अलग अलग एलिवेशन पे लो से लेकर टॉप हाइट तक मेरे ऑर्चर्ड है, कहीं भी अभी लीफ की प्रॉब्लम नहीं है, ना अल्टरनेरिया, ना ब्लॉच है, ना मार्सोनिना के ब्लॉच है, ना स्कैब है। तो जो अपना शेड्यूल था वो बिल्कुल ही सही और सटीक था, जिसने वर्क करा। अब बात आती है कि जिन लोगों के, जो नॉनी ने अभी साइंटिस्टों ने जो निकाला है कि ये अल्टरनेरिया ब्लॉच है, तो थोड़ा सा मैं ये भी कहना चाहूंगा, कुछ ऐसी लीव्स भी और कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स भी मुझे प्राप्त हुए अलग अलग इलाकों से, जिसमें मुझे डाउट है कि ये कहीं ब्लाइट ना हो। और अर्ली और लेट ब्लाइट आपने पियर में भी देखी होगी, पूरा ब्लैकिश हो जाता है पत्ता। आपने सेब में भी देखा होगा, पूरा काला पत्ता पड़ जाता है। वो कहीं ना कहीं ब्लाइट को इंडिकेट करता है। कौन सी है अभी इस पे रिसर्च होनी बाकी है, या सैंपल शायद हम लोग नहीं पहुंचा पाए। अगर आपके बगीचों में कोई ऐसी समस्या तो जरूर आप नॉनी तक ये चीजें जरूर पहुंचाए सैंपलिंग, ताकि हम हमारे साइंटिस्ट उस पर रिसर्च कर सके। दूसरी बड़ी बात आ रही है लोगों की कि ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या स्प्रेज करें। माफी चाहूंगा, मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रहा आपके। अगर मैं नॉनी के संदर्भ में बात करूं, आपको मैनकोजेब, एंट्राकॉल, जिंक Z78, जो जिंक बेस्ड फंगेसाइड्स है, खासतौर पर कॉन्टैक्ट फंगेसाइड, उसको करने की सिफारिश की जा रही है। उसका एक बड़ा रीजन ये है कि लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि वाटर स्ट्रेस था, जिसमें हमने ही सबसे पहले इनिशिएट मैंने किया। लास्ट ईयर भी मैंने बताया था कि जिंक बेस्ड कॉन्टैक्ट ही करे, सिस्टमिक छोड़ दे। इस वर्ष ड्रॉट स्ट्रेस के अंदर प्लांट है, तो उसमें भी जिंक बेस्ड ही फंगेसाइड या कॉन्टैक्ट बेस्ड भी अगर आप करेंगे, क्योंकि बीमारियां इतनी ज्यादा नहीं है, तो वो वर्क करेगी। ज्यादा मिक्सिंग करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके पीला पड़ने, पत्ता जो पीला पड़ रहा है, अगर आप मिक्सिंग की ओर ज्यादा जाएंगे तो डेफिनेटली वो आपको डैमेज करेगा आपके ऑर्चर्ड को। इसलिए जितना हो सके सिंपल अपना शेड्यूल रखे, ज्यादा कुछ करने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है ऐसी कंडीशन में। और मुझे यह लगता है कि इतना ज्यादा हमें घबराने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर हमने पहले से ही अपना शेड्यूल सही रखा होगा तो मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम किसी को भी
आएगी। अच्छा, एक और बड़ा क्वेश्चन आता है जो मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे किसी और के फोन में, एंथ्राक्नोज को लेके आज बड़ी चर्चा चली है। क्या एंथ्राक्नोज इस साल आया? एंथ्राक्नोज को आगे तो कई साल होगी। आप लोग कुछ ऐसे मॉलिक्यूल स्प्रे करते थे जो स्पेशली एंथ्राक्नोज के लिए होते थे, और मुझे यह लगता है कि एंथ्राक्नोज का बहुत बड़ा एक हवा बनाने की कोशिश की जा रही है। उसमें प्राइवेट कंपनीज भी इन्वॉल्व हो सकती है, और मुझे ये कहने में भी कोई दो राय नहीं कि हो सकता कि हमारे कुछ डिपार्टमेंट या यूनिवर्सिटी के लोग भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि शक होता है जब लोगों के बीच एक चर्चा चलती है तो नई बीमारियों को लेके भी संशय आता है। अब दूसरी बड़ी बात है कि क्या ये सच में इतनी घातक हो सकती है? मुझे लगता है कि इतनी घातक ये है भी नहीं है। और अगर एक अच्छी फंगिसाइड आप करेंगे जो स्पेशली उसके लिए बनी होती है, तो उसके लिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई भी स्प्रे आप करते हैं, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई होनी चाहिए कि आपके बगीचे में बीमारी कौन सी है। एंथ्राक्नोस है, अल्टरनेरिया है, या कौन सी बीमारी है, पाउडरी मिल्ड्यू है, बीमारी क्या है। जब आप कोई स्प्रे करते हैं, कोई मॉलिक्यूल स्प्रे करते हैं, उसके बारे में आप गूगल से सर्च कीजिए कि स्पेशली वो किस लिए है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बीमारी कुछ और होती है और दवाइयां हम कुछ और कर देते हैं। तो आपको इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपना शेड्यूल को सिंपल रखें और मिक्सिंग से बचे। मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको, सिंपल स्प्रे करें। अभी जो मैंने इससे पहले एक स्प्रे करी, एंट्राक्लोर प्लस माइक्लोबुटालिन की स्प्रे करी, तो वो बहुत ही शानदार रही, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स रहे उसके। मेरे ऑर्चर्ड में कोई ऐसी बीमारी तो थी नहीं, फिर भी मैंने करी और बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले उसके मुझे, और कई सालों से करते आ रहे हम ये चीजें। अभी नेक्स्ट स्प्रे के बारे में सोचा नहीं, अभी देखेंगे कि मॉनसून आता भी है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम सिर्फ स्प्रे करते रहे और बाद में हमारे हाथ में कुछ नहीं लगा। जितनी पुअर क्वालिटी साल ड्रॉट से सफर फार्मर की है, जिसमें मैं भी शामिल हूं, तो ऐसा हमने कभी नहीं देखा था अपने बगीचों में। इतनी दुर्गति अपने पौधों की और फसल की हमने कभी नहीं देखी थी इस सूखे की वजह से। और अगर मैं इन चीजों से हटके आपसे बात करना चाहूं, अभी ड्रेंचिंग के बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि अभी ड्रेंचिंग ना करें। अभी समय नहीं आया ड्रेंचिंग का, क्योंकि मॉइस्चर ही नहीं है सॉइल में। जब भरपूर मात्रा में मॉइस्चर आएगा तब आप इस पे करें। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा, जिसपे सब लोग बोलने से डर भी रहे और कतरा भी रहे। आज मैंने एक पोस्ट डाली थी ऐसे ही, तो मैंने देखा कि कुछ किसी पर्टिकुलर पार्टी के जुड़े हुए लोग, जिनका काम ही बस वही होता है, उसमें कुछ कमेंट्स कर रहे थे, और मैंने कहा था मार्केट डाउन को लेके। तो उस पर थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूंगा आप लोगों के मध्य। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम यूनिवर्सल कार्टन को लेके। और मुझे ये भी पता कि अभी कमेंट सेक्शन में भी और ऐसे भी कमेंट्स में या बात करने भी बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स आपको सलाह देने लगेगी जिनको दिन दुनिया का कोई भी पता नहीं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, ना तो वो कोई मीटिंग्स में अवेलेबल थे जब यूनिवर्सल कार्टन के बारे में चर्चा हो रही थी, कैसे आगे की गाइडलाइन होगी, ना उसमें उनका कोई योगदान था। हाँ, जरूर किसी ना किसी से सुन के नेतागिरी करने की आदत होती है ऐसे लोगों को। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों का मेरे से भी क्वेश्चन है कि कौन सा कार्टन क्या चलेगा या जो है मार्केट डाउन है क्यों है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने पहले ही सरकार को रिटर्न में कुछ बातें दे दी थी कि अगर आप यूनिवर्सल कार्टन लागू करते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना, आपको क्या क्या करना है। मगर आज मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, सेक्रेटरीट के अंदर अधिकारियों के बीच जिस कार्टन को लेके सरकार हमारे किसानों के प्रतिनिधियों के बीच आई थी, इस वक्त मार्केट से वो बिल्कुल उलट है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो साइज का जो गाइडलाइन थी कि लार्ज कितने एमएम का होगा, मीडियम कितने एमएम,
वो कहीं ना कहीं फेल हो चुका है पूरी तरह। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूनिवर्सल कार्टन 10 इंच से बढ़ाकर 13 इंच का कर दिया गया। ग्रेड उसमें भी हाई जा रहा है। मेन मकसद यूनिवर्सल कार्टन का साइज को रेगुलेट करने का था, जो कि नहीं हुआ। और दूसरी में तो सबसे बड़ा लॉस जो हमारे को हुआ है वो हुआ है इतने वर्षों से जितने लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़े भाइयों ने, सरकारों ने मिलके गढ़ में बेचने के लिए लड़ाइयां लड़ी थी सेब को, वो कहीं ना कहीं अब खत्म होती जा रही। 30 से 40% सेपरेटर में, 10 से लेकर 15% 200 नंबर में यह सिस्टम स्थापित हो चुका है। क्या आप लोग इस बात से खुश हैं? मैं आपके थोड़े व्यू लेना चाहूंगा दर में बेचने के लिए। आप अपने सुझाव दीजिए, बताइए आप क्या सोचते हैं। क्या सेब गढ़ में बिकना चाहिए या दर में बिकना चाहिए? नहीं बिकना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको पता है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कौन लोग लिख रहे हैं? नेगेटिव, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं तोड़ा, ना कुछ बेचा होगा। यह सच्चाई है। मैंने अपनी पियर बॉम्बे भेजी। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, बॉम्बे में जब हमने अपनी पियर बेची, वहां का सिस्टम क्या हुआ आपको मैं बताना चाहूंगा। सेपरेटर और 200 नंबर एक भाव में बिकना शुरू हो गया बॉम्बे में। सेपरेटर अगर 1400 रुपए हमारा मोटी डंडी का बिका, तो 200 नंबर भी 1400 बिकेगा। और मेरी जब वहां खरीदार आड़तियों से बात हुई, उन्होंने बताया कि यह दर अभी नीचे भी आएगी, अभी एक्स्ट्रा स्मॉल के ऊपर भी दर लगेगी। आपको मैं बताना चाहूंगा, जितनी बाहर की मंडियां हैं, चेन्नई हो गया, बॉम्बे हो गया, कलकत्ता हो गया, जो ये साउथ या हमारे दूसरी साइड कलकत्ता है, जो इन मंडियों में 200 नंबर दाना बिकता था, वो लार्ज और मीडियम से 100 रुपए, 150 रुपए और 200 रुपए तक ऊपर बिकता था। अगर आपका 2000 रुपए लार्ज मीडियम स्मॉल बिकता था, तो 240, 2100 या 2200 तक भी बिकता था हमारा। बहुत सालों से हम बेचते आ रहे थे। अब क्या हुआ है, हम उसको 6 लेयर भरते थे, हमने एक ट्रे उसकी हटा दी, अब उसको हमने 5 लेयर कर दिया और लगभग 5 किलो माल हमने उससे हटा दिया। अब आप सोचिए, 5 किलो माल हटा और दाम आके सेपरेटर के भाव में बिकना शुरू हो गया। है ना बड़ा इंटरेस्टिंग? कभी आपने सोचा कि कैसे लूट होती है? पिछले वर्ष का जितना घाटा हुआ है वो आपसे और हमारे से ही वसूला जाएगा। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, सरकार इसमें भागीदार बनेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आपने सुना होगा 2-4 दिन पहले एक चेयरमैन है हमारे, उनकी स्टेटमेंट आई कि सेब हमारा दर में बिकेगा। और आज मैं देख रहा था कि आज ये गाइडलाइन आई कि पूरे प्रदेश में गढ़ के हिसाब से बिकेगा। पहले दर में, फिर अब गढ़ में बेचने के लिए कोशिश करेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, भले यहां गढ़ में बिकेगा, मगर जो बाहर की मंडियां हैं हमारी, वहां पर दर में बिकेगा। और जो खरीदार यहां पर हमारा सेब खरीदने आएंगे, वो उस हिसाब से ही यहां पे बोली लगाएंगे। आज एक महानुभाव बड़े पोस्ट के ऊपर बहुत कुछ लिख रहे थे, आज सेब 5100 रुपए बिका। कितनी पेटियां बिकी? कितने लोगों की बिकी? कितने हजार बॉक्स आज पूरी मंडी में थे? 1 लॉट बिकना, 2 लॉट बिकना, स्टार्टिंग फेस में बेचना, ये आड़ती की अपनी मजबूरी कहिए, अपने आप को प्रमोशन करने के लिए बोलिए। और वो जो सेब था वो सच में ही बहुत लाजवाब था। और हो सकता है कि उनके पास इरिगेशन या मैक्सिमम जो अच्छे सेब अभी बिकेंगे, वो मैक्सिमम M9 के बिकेंगे, जो M9 रूट स्टॉक पर टोटल 100% इरिगेटेड है। अभी आप देखते रहिए, अभी तो सीजन शुरू ही नहीं हुआ है।
और याद रखिए, मैंने जब बॉम्बे में बात करी, उन्होंने मुझे यह बताया कि कार्टन का यह फर्क पड़ा कि इस साल मार्केट जो मोटी डंडी की रही वो 1000 से लेकर 1500 रुपए स्टार्टिंग से लेकर ही डाउन रही है। डाउन बिका है सेब, नाशपतियां जो और साल बिकती थी, इस साल इतनी ज्यादा क्रॉप थी भी नहीं मोटी डंडी की, उसके बावजूद भी हमारे को रेट नहीं मिले। उसका बड़ा रीजन है एक हवा बनाना यूनिवर्सल कार्टन को लेकर। और मैं आपको दिल से बोलता हूं, मैं यूनिवर्सल कार्टन के खिलाफ नहीं हूं। ऐसा मत सोचिए कि उससे बहुत नुकसान है, सारे नुकसान ही नुकसान, मगर जो फायदे हमें सुनाए गए थे या बताए गए थे, जो दिखाए गए थे, वो अभी भी धरातल पर कुछ भी नहीं उतरे। कुछ भी नहीं उतरे। साइज रेगुलेट नहीं हुआ है और सारे मौन धारण करके बैठेंगे अभी। और एक बॉक्स के अंदर जो 20 किलो की बात हो रही थी, वो कहीं ना कहीं 25 और 26 किलो जा रही है। 25 और 26 किलो तो लास्ट ईयर भी हमारा सेब जाता था एक कार्टन में। सिर्फ इस साल क्या हुआ है, यूनिवर्सल कार्टन आने से सेपरेटर और 240 के ऊपर की जो एक ट्रे थी वो हट गई है। ये अचीवमेंट्स में आ गया। हां, एक और फायदा यूनिवर्सल कार्टन से आके होगा कि सेब डैमेज कम होगा, क्योंकि सिंगल बॉक्स है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का यूनिवर्सल कार्टन लगाते हैं तो उसमें स्ट्रेंथ जरूर आएगी। मैं एक दिन कोकू नाला गया था, तो वहां पैकिंग हो रही थी, अभी हमने तो करी नहीं यूनिवर्सल कार्टन में। तो वहां मैंने जब मशीन वाले से पूछा कि क्या आपने साइज सेटिंग की है, तो उन्होंने बताया कि साइज लास्ट ईयर का ही सेट हुआ है और हमने उसमें चेंजिंग नहीं की। फिर मैंने वहां पैकरों से पूछा कि आप कैसे नाशपाती भर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो 13 नंबर की पेटी है उसमें हम लार्ज, मीडियम, स्मॉल और सेपरेटर भर रहे हैं, और जो एक्स्ट्रा स्मॉल और 200 है उसको हम 12 नंबर में भर रहे हैं। और मैंने अपने मुंह के सामने जब उसका वजन करवाया तो वो 26 किलो के आसपास आके रुका। मतलब एवरेजन 26, 26.5, 25.5 भी कुछ था, तो वो उसके पास आके रुका। अब ये देखना पड़ेगा कि भाई सेब के अंदर कितना केजी माल जाता है। दूसरी बहुत बड़ी कमी जो सरकार अभी तक नहीं कर पाई है या जो नहीं रख पाई है, जिसका हमने पहले भी मुद्दा उठाया था सरकार के पास, वो था गिफ्ट पैक्स को लेके। याद रखिए लोग क्या करेंगे या कैसे भरेंगे अब से। मुझे यह लगता है कि इस साल गिफ्ट पैक्स ज्यादा लगेंगे। लोग क्या करेंगे, हाई ग्रेड देंगे, क्योंकि लोगों की आदत है हाई ग्रेड के। मैं भी खिलाफ हूं। मैं सिर्फ एक ही बात को लेके यूनिवर्सल कार्टन में खुश था कि साइज रेगुलेट होगा। जो हमारे को बोला जाता साइज नहीं है, साइज नहीं है, दर नहीं है, वो कहीं ना कहीं वो खत्म होनी थी बात। तो आप देखिए जब साइज वही रहा तो साइज तो ऑलरेडी हमारा बड़ा था। अगर आप गिफ्ट पैक्स में 2 की जगह 3 लेयर भरेंगे, 3 की जगह सेपरेटर को 4 लेयर में भर देंगे, तो क्या करेगी सरकार? अब फिर से बात आएगी कि लोगों को समझाने की कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। तो अगर जागरूक होना था तो जो पुराना कार्टन था तो उसमें तो जागरूक हो जाते। और एक और महत्वपूर्ण बात, अभी तक सरकार और प्रशासन किराए को रेगुलेट नहीं कर पाई, जबकि पर किलोमीटर फ्रेट की बात हमारे सामने मीटिंग में हुई थी। और एक बड़ा हार्श सा जवाब देना चाहूंगा, जो लोग ज्ञान देना चाह रहे हैं ना जी यूनिवर्सल कार्टन पे, आप मुझे ये बताइए, आप किसी मीटिंग में थे? आपको ये पता कि क्या बातें हुई थी सेक्रेटरीट में? आईएसओ के साथ बैठ के क्या बात हुई थी? सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठ के क्या बात हुई थी? अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप अपना ज्ञान अपने पास रखें ना। जब आपको किसी चीज के बारे में पता नहीं है तो आप साइड में रहिए। जरूरी नहीं कि कमेंट करना ही आपको सोचना पड़ेगा। जब जिस बारे में आपको जानकारी नहीं है उस बारे में बातें नहीं करनी चाहिए। ये मूर्खता का परिचय है। हाँ, अगर आपके पास जानकारी है, दुरुस्त जानकारी है, फैक्ट्स है, फिगर है, तो आप बात कीजिए। मैं आपसे डिस्कस करने को तैयार हूं फिर फिगर के साथ।
और जितनी बातें मैंने बोली अभी, अगर आप उसमें मुझे एक भी बात में गलत साबित कर देंगे तो आपका जूता मेरा सिर। क्या किराया किलोमीटर के हिसाब से जा रहा भी? आप ये बताइए। क्या साइज रेगुलेट हुआ है यूनिवर्सल कार्टन आके? मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वर्ष जितने ड्रॉट की वजह से क्वालिटी डाउन आई है, ओलो की वजह से डैमेज हुआ है, ऐसे 40% के करीब फार्मर हो गए जो आफ्टर सीजन ये सोचेंगे कि मैं बागवानी छोड़ दूं या छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। याद रखना ये बात। दूसरा, महंगाई। आप मुझे ईमानदारी से बताइए, माइट की 4 स्प्रे कर चुके आप लोग की नहीं कर चुके? 3 से 4 स्प्रे में 2 ऑयल भी जोड़ी है उसमें और माइटीसाइड भी जोड़ी है, एक्रीसाइड और माइटीसाइड। मार्केट में 1400 रुपए के ड्रम आ चुके हैं माइट को मारने के लिए। 1400 का मतलब समझते, जिसके 20 ड्रम पड़ेंगे तो कम से कम 25-26 हजार की स्प्रे होगी एक सिर्फ माइट को मारने के लिए। उसके बाद फंगेसाइड की आप बात कीजिए, कौन सी फंगेसाइड ऐसी है जो 700-800 से नीचे का ड्रम बैठ रहा है? अगर कोई आदमी उसमें न्यूट्रिशन ऐड करने की कोशिश करेगा तो आपका ड्रम 1000 से लेकर 1500 बैठ जाएगा। पता है आपको ये बातें? कभी आपने बैठ के जोड़ते हैं खर्चे के? पिताजी के भरोसे चले हैं बहुत सारे लोग अभी भी। आप जोड़िए, पूरी साल का कैलकुलेशन कीजिएगा। आज बागवानी घाटे का सौदा होती जा रही है। और दूसरी बात, आपको पता ज्ञान कौन लोग देते हैं सोशल मीडिया पे आके या कमेंट सेक्शन में आके? जिनके पास बुजुर्गों ने कमा के रखा है, घर में जॉब्स होगी, खुद जॉब में होगे, भाई जॉब में होगा, पिताजी जॉब में होगे, पेंशन आ रही होगी कुछ लोगों को, कुछ लोगों के इंक्रोचमेंट पे 15-15 हजार पेटियां उतरती होगी। ऐसे लोग होंगे। मगर जो आम किसान है उनके बारे में पता कीजिए, उनसे पूछिए उनकी स्थिति क्या है, पूछिए तो। पता कीजिए कि क्या स्थिति है उनकी, आर्थिक स्थिति, कैसे साल काटेंगे वो लोग। गलती नहीं है इसमें। जब पड़ोसी नहीं सुनता, घर वाले नहीं सुनते, तो सोशल मीडिया या वहीं पे ज्ञान देते रहो। मगर सच्चाई से रूबरू तो होइए। मेरा परिवार भी उसी सेब से पलना है, आपका परिवार भी उसी सेब से पल रहा है। हमारे को कोई नेता आके या कोई अधिकारी आके हमारे घर में पैसे छोड़ के नहीं जाता है। 365 दिन हम लोग खेतों में काम करते हैं और मेहनत करते हैं। बात आती है, जब भी आप अपने कोई बात या व्यू रखेंगे ना, तो उसी वक्त आपको पॉलिटिसाइज कर दिया जाएगा। किसी पार्टी के दलाल आप लोग होंगे, हम नहीं है जो किसी पार्टी का झंडा लेके चलते हैं। हाँ, आपका राइट है वोट डालना, किसी पार्टी को सपोर्ट करना, किसी बंदे को सपोर्ट करना, वो अपनी बात है। उसके लिए आप इंडिपेंडेंट है, मुझे कोई लेना देना नहीं आप किसके सपोर्टर है, और आपको भी लेना देना होना चाहिए हम किसको सपोर्ट करते हैं। ये हमारा पर्सनल मैटर है यार, राजनीति से जोड़ेंगे हर चीजों को। राजनीति से बाहर आइए, ये भूत उतरने वाला है बहुत जल्द सबका। गांव में, इलाके में 2-4 ऐसे नेता होंगे, जब कांग्रेस की सरकार आएगी छाती खोल के खड़े हो जाएंगे और सोचेंगे उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। जब बीजेपी की सरकार आएगी तो 4-6 ऐसे खड़े हो जाएंगे कि उनसे सरकार से अच्छा कोई नहीं और बंदे से अच्छा कोई नहीं है। ठेकेदार बने रहेंगे सब लोगों के। और अगर आप धरातल पे आके फैक्ट्स एंड फिगर में बात कीजिए, अगर सच में आपको लगता है कि आप किसान हितैषी है, सच में किसान है, आज तक आपने कितना एफर्ट किए लोगों के लिए, इंडस्ट्री के लिए, क्या एफर्ट्स रहे आपके, अचीवमेंट्स बताइए आप लोग। और ये इतने नेगेटिव लोग सिर्फ 1% होते हैं और पूरे समाज को और पूरे सोशल मीडिया को दूषित करके रख देंगे। याद होगा
और एक चीज और, मैं सोशल मीडिया आज सुबह ही चलाया मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि एक भी मंडी ऐसी नहीं है जहां पे किलो के हिसाब से सेब बिका हो। अगर मैं गलत हूं तो बताइए, मैं आपको ना जाने कितनी वीडियो दिखा दूंगा न्यूज चैनल की के जिसमें 1100, 1200, 4000, 3000 के हिसाब से पेटियां बिकी। क्या केजी के हिसाब से सेब बिका, या वो फेल हो चुका है केजी वाला फॉर्मूला? आप लोग मुझे दुरुस्त कीजिए, हो सकता है मेरी जानकारी गलत हो। बताइए, क्या केजी में बिक रहा है सेब? और हम लोग बड़े खुश थे कि सच में ही केजी के हिसाब से सेब बिक रहा है। हमने उसका समर्थन भी किया और बहुत अच्छी इनिशिएट किया गवर्नमेंट ने, क्योंकि जो कानून बोलता है वो यही बोलता है कि कोई भी फसल है वो केजी के हिसाब से खरीदी जाएगी और केजी के हिसाब से बिकी जाएगी। मगर क्या आज सेब बिक रहा है केजी के हिसाब से? आप बताइए तो, क्या आपको भी जानकारी नहीं है? रोशन ठाकुर कुल्लू में, बिल्कुल कुल्लू में तो पहले से बिकता आ रहा है, क्रेट्स में बिकता है वहां पे तो मैक्सिमम सेब। तो आप देखिए कि क्या विचित्र प्रणाली है हमारे सिस्टम की। अच्छा, कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि आप राजनीतिक, अगर आपको लगता है ना कि मैं राजनीति कर रहा हूं तो मैं कर रहा हूं राजनीति। अगर किसानों के लिए राजनीति करनी पड़ेगी तो मैं कर रहा हूं। आपको जो करना है आप करिए, बहुत सारे लोग हैं। मैंने कहा था आपको जरूर जोड़ेंगे। पिछली सरकार में थे हम, उस टाइम बोलते थे, उस टाइम भी हम दूसरे धड़े की ओर खड़े कर दिए गए थे। याद होगा आपको वो कालीबाड़ी का ऐतिहासिक मंच। निखिल चौहान बिल्कुल सही बोला, अटैचिया चली गई होगी, हर सरकार में चलती है, जाती है। और मैं बड़ा एग्री कर रहा हूं हमारे बड़े भाई राकेश वर्मा जी से। बिल्कुल आपने सही बोला कि हमने सुना था कि आत्महत्या मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उधर किसान आत्महत्या करते थे, इधर हमने नहीं सुना था। और मुझे ये लगता है कि अगर मौसम ऐसा रहा, महंगाई ऐसी रही, तो डेफिनेटली यहां पर भी लोग आत्महत्या की ओर जाएंगे, डेफिनेटली करेंगे यहां भी। इतनी बुरी स्थिति हमने कभी नहीं देखी थी बगीचों की जितनी इस वक्त है। अच्छा, कुछ सरकार के नुमाइंदे भी जुड़े हैं हमारे साथ ज्ञान देने वाले। आप बताइए कि आपने सरकार में रहते सूखे के लिए क्या आवाज उठाई? कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है आपके पास? प्लीज शेयर कीजिए उसके स्क्रीनशॉट कमेंट सेक्शन में। या सरकार की कोई ऐसी घोषणा हुई है जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं? अब बड़ी बात है कि किसान होने के नाते अगर हम सरकार से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? उत्तराखंड सरकार से पूछे, पंजाब सरकार से पूछे, किससे पूछेंगे आप सवाल? आप सवाल किससे पूछेंगे? आज मैं आपको चुनौती के साथ बोलता हूं ऐसे लोगों के लिए, अगर आप किसी एक राजनीतिकरण करना चाहते हैं, सच्चाई को सामने नहीं रखना चाहते हैं, जैसे पिछले इलेक्शन में बीजेपी वालों का सुपड़ा साफ हुआ था ना, आने वाले इलेक्शनों में कांग्रेस का भी ऐसा सुपड़ा साफ हो जाएगा। अगर आपको यह लगता है कि भाई सच्चाई से अगर आप झूठ मूठ का वहां नेताओं के पास जाके मनगढ़ंत कहानियां गढ़ते रहेंगे कि जी ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, आप जाइए खेतों में, जाइए लोगों का नुकसान देखिए।
अच्छा, एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, मैंने जो पोस्ट डाली थी कि क्या सारा ठीक रहा, हम इंपोर्टेड एप्पल पे या स्टोर एप्पल पे डालेंगे। मैं कुछ क्लियरिटी करना चाहूंगा उस बारे में। क्या देश के अंदर खाने वाले कंज्यूमर को, बेचने वाले को यह पता नहीं है कि जो स्टोर एप्पल है, जब फ्रेश एप्पल आ जाता है तो स्टोर एप्पल की वैल्यू हमेशा घटती है और ज्यादा घटती है, और जो स्टोर एप्पल होगा उसकी शेल्फ लाइफ होगी नहीं, 4-5 दिन में आप रेडी पे रखिए सड़ जाएगा, और जो अभी फ्रेश एप्पल आएगा वो 1 महीने तक चलेगा रेडी के ऊपर, या 20 दिन तक चलेगा। तो मुझे यह लगता है कि अगर सारा चीजें हम उसके ऊपर थोप दे तो यह भी तो गलत बात है। अब बात आती है इंपोर्टेड एप्पल की, तो अगर मेरी जानकारी गलत है, लगभग 10-12 साल पहले WTO के तहत कुछ एग्रीमेंट साइन हुए थे पूरी वर्ल्ड की कंट्रीज के आपस में, और हम तो बार बार बोलते आ रहे कि हम तो फ्री ट्रेड की ओर जा रहे हैं। तभी हमें देखना पड़ेगा, हम इतने सालों से बोल रहे कि क्वालिटी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी पे बात करनी पड़ेगी और अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे, ताकि हम कंपटीशन दे पाएंगे इंपोर्टेड एप्पल को। बड़े सालों से बहुत सारे नेता हैं, बोलते थे स्टोरेज करिए, स्टोरेज नहीं है हमारे पास, कोल्ड रूम करेंगे क्या उस स्टोरेज का। जब इंपोर्टेड एप्पल आएगा सारा स्टोर एप्पल होगा, आपका भी स्टोर होगा। क्या आप लोग इस बार कंपटीशन दे पाए उसको? दे पाए आप लोग उसको कंपटीशन? मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं 10 से 15 अगस्त तक आने वाले 5 साल के बाद कश्मीर का हाई डेंसिटी का एप्पल 10 से 15 अगस्त को हिट करेगा मार्केट को, और उसके बाद फॉरेन में बहुत सारी ऐसी कंट्री जो बहुत ही जल्दी ग्रो करती है एप्पल को। हमें इन सब चीजों के लिए तो तैयार रहना ही पड़ेगा। अब बात आती है कस्टम ड्यूटी की। मुझे ज्यादा ज्ञान तो नहीं है, मेरे को इकोनॉमिस्ट तो नहीं, जितना मैं पढ़ पाया हूं, समझ पाया हूं कि कानून यह बोलता है कि 50% से ऊपर कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी एप्पल के ऊपर। हो सकता मैं गलत हूं, अगर गलत हूं तो आप फैक्ट्स एंड फिगर दिखाइए हमें। और 50% तो ऑलरेडी है, अभी भी है। इंपोर्टेड एप्पल, बड़ी क्लियर सी बात है कि कोई भी उत्पाद आपके देश में कैसे क्यों आता है, वो तब आता है जब आप पूर्ति नहीं कर पाते हैं पूरी। हमारे पास प्रोडक्शन ही नहीं हमारे देश के अंदर। पहले तो हमें अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है, और मुझे जो जानकारियां मिली है विदेशों में बहुत सारी ऐसी कंट्री है जो रेड डिलीशियस सिर्फ आने वाले समय के लिए, हम जैसे देश सबसे बड़ा डंपिंग यार्ड है, सबसे बड़ा बाजार है, यहां बेचने के लिए आतुर है। हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि क्या हम सिर्फ उस रेड डिलीशियस पे डिपेंडेंट रहे, या हमें अपनी वैरायटियों को बदलने की आवश्यकता है। पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे कम प्रोडक्शन होती है तो रेड डिलीशियस के अंदर होती है। तभी तो वो लोग गाला, ग्रैनी सीड, फ्यूजी, हनी क्रीप, पिंक ऐसी वैरायटीज लगाते हैं जिसमें प्लांट भी हेल्दी रहता है, वेजिटेशन अच्छी रहती है और प्रोडक्शन भी ज्यादा आती है। और हम अभी भी रेड डिलीशियस को लगा रहे हैं जिसमें सबसे कम प्रोडक्शन रहती है। मैं पिछले 2 दिन पहले ही दिल्ली गया था ICR में, वहां हमें अधिकारियों के साथ, सेंट्रल मिनिस्ट्री के साथ बात करने का मौका मिला। हमने ज्ञापन भी दिए उनको। और इंपोर्ट पे बड़ी बातें होती है, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंपोर्ट के लिए आज तक आवाज उठाई, या सेंट्रल मिनिस्ट्री को कोई पत्राचार किया, कोई ज्ञापन दिया, कुछ और किया होगा कभी, या अपने पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आके किसी नेता के थ्रू बात रखी होगी। हम तो आपके सामने ना जाने कितने लेटर्स और वो रखेंगे कि जिसमें हम आवाजें उठाते रहते हैं। बात सारी यहीं आके नहीं रुकेगी, पहले हमें अपने आप को भी तो देखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या एफर्ट्स डाल रहे हैं हम लोग। और सच में ही बागवानी अब घाटे का सौदा होता जा रहा है। नेकी हंसराज जी बिल्कुल सुनने वाला नहीं है, मगर आवाज तो उठाते रहना पड़ेगा। इसलिए नहीं सुनते अभी कि हम बिखर जाते हैं,
जैसे अभी आप पढ़िए कमेंट्स को, किसान हो गए, किसान बिखर जाते हैं, 2 मिनट में हमारा राजनीतिकरण हो जाता है। धर्म की बात होगी तो जात के नाम पे बढ़ जाएगी, जात की बात होगी तो किसी और के नाम पे बढ़ जाएगी, देश की बात होगी तो किसी और ही मुद्दे पे भटक जाएंगे, बंट जाएंगे हम लोग कभी यूनाइट थे ही नहीं। आपने कभी किसान को यूनाइट देखा? मैंने तो नहीं देखा। कोई भी आंदोलन कभी होता है कि क्या उसमें भागीदारी 100% होती है किसान की? बिल्कुल कायत जी, हम किसान पहले, हमारा परिवार किसान से चल, मगर निर्धारित तो सब कुछ राजनीति ने करना होता है। तो जो भी हमारे लिए पॉलिसीज बनती है तो वो तो बनाएंगे नेता, और कौन बनाएगा? अगर हम किसी से उम्मीद करेंगे तो किससे करेंगे? सरकारों से उम्मीद करेंगे। अभी मान लो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, आप और हम किससे उम्मीद लगाएंगे? बीजेपी वालों से, जिनकी सीटें ही नहीं है, जो विपक्ष में बैठे। हमेशा सत्ता पक्ष से बात होगी, उम्मीदें भी रखेंगे, और बहुत सारे ज्ञानी इसमें ज्ञान देंगे। हमने तो रिटर्न में हम देते। हमने अभी मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था इस ड्रॉट को लेके, इसके आंकलन को लेके, और मुझे बड़ी खुशी के और हर्ष की बात है कि मुख्यमंत्री जी के दफ्तर से वापस हमें मैसेज आता है। प्रकाश सिंह जी, बिल्कुल सही बात बोली आपने। किसी वैरायटी को लगाने के लिए हवा में बातें करने, देखो अभी तो सारा कारोबार चल रहा है, किसी ने कलमे बेचनी है, किसी ने अपने पौधे बेचने हैं, बड़ी क्लियर सी बात है। आज प्रोग्रेसिवनेस का मतलब है कि हमने धंधा करना है, बड़ी क्लियर सी बात है। अगर एक वैरायटी, क्या किसान डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करेंगे? मैं डिसाइड करूंगा? आपको पता विदेशों में क्या होता है, एक गाइडलाइन निकलती है कि पर्टिकुलर वैरायटी इतने प्रतिशत अगले 20 साल तक लगेगी। अगर मान लो हमने चेंज करना है, शिफ्ट करना है रेड डिलीशियस से, तो गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को एक मंच पे आके सोचना पड़ेगा और ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि एरिया वाइज या स्टेट वाइज, अगर हमने एप्पल है, आम है, लीची है, कुछ भी है, उसकी अगर वैरायटी लगानी है तो किस किस मात्रा में लगेगी। जो नर्सरी मैन है वो उसका ही उत्पादन करेगा और उसके प्रमोशन करनी पड़ेगी। मान लो हमने ग्रेनी स्मिथ उगाना अगले 20 साल के लिए, तो सरकार गाइडलाइंस और दिशा निर्देश देगी यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कि अगले 20 वर्ष तक आप लोग ग्रेनी स्मिथ लगाएंगे 50%, गाला लगाएंगे 40%, या रेड लिस्टर को कम करना है तो उसको 10% लगाएंगे, क्योंकि उसमें हमने पॉलिनेशन का भी बैलेंस रखना है। तो ये आप और मैं थोड़े नहीं करेंगे डिसाइड। कोई एक किसान आएगा, वो बोलेगा कि फलानी वैरायटी लगाओ, ये फ्यूचर है। अरे भैया, फ्यूचर तो आपका पता नहीं है, फ्यूचर तो यहां इंडस्ट्री का नहीं दिख रहा है। अगर ऐसा ही मौसम रहा तो ये फ्यूचर फ्यूचर सब घुस जाने, कुछ नहीं रहना, क्योंकि हम बिचौलियों के अंदर है। बिचौलिया डिसाइड करता है, आड़ती डिसाइड करता है, खरीदार डिसाइड करता है आपके दाम। चलो कुछ राजनीति की बातें हो ही गई है, कुछ लोग चाहते हैं कि हम नेता ही है या राजनीति की बात करते, तो कुछ बातें पिछली सरकार से लेकर उठती आ रही थी कि किसान अपने दाम स्वयं तय करेगा। कितने ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपने दाम स्वयं तय किए, और बहुत सारे लोग अदानी को भगाने की बात करते थे कि अपने स्टोर उठा के चला जाए। कितने अदानी भाग के चले गए भाग के, या भगा पाए आप? कोई नहीं भागता है। कोई भी प्राइवेट प्लेयर हर साल कमाते थे, इस साल अदानी से लेकर सब लोग घाटे में, क्या उसका घाटा आप और मैं पूरा करेंगे? वो तो बिजनेसमैन है, उतारती रहेगी। ऐसी ना जाने कितनी प्राइवेट कंपनियां और चाहिए हमारे को, जो हमारा सेब ले, प्रोसेस करे। मगर
अधिकारी के रूप में अगर मैं किसी एक अधिकारी को बहुत ज्यादा श्रेय देना चाहूंगा, एचपीएमसी के एमडी सुदेश मोक्ता जी। उनका सोच का तरीका, काम करने का तरीका नायाब है और हम उम्मीद करते हैं कि निकट भविष्य में जल्दी वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के रूप में हमें सेवाएं दे। ऐसे होनहार अधिकारी भी है हमारे पास। इस वर्ष प्राणा में क्रेट में सेब लेने की जो सोच को हमारी सबकी सोच थी, मगर उसको जो अमली जामा पहनाया वो उन्होंने पहनाया। डेफिनेटली उसमें सरकार का भी योगदान रहा होगा, हम उसको नजरअंदाज नहीं करते और हम क्रेडिट भी देंगे कुछ अच्छे निर्णयों के लिए भी। मगर हमें यह सोचना पड़ेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। मार्केटिंग की बात हो रही थी और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग गायब भी हो गए अब। तो बाकी को तो छोड़िए कि आप जो खुद नेता है, क्या आपने अपनी फसल के दाम तय किए या आप बताएंगे कि पर्चे दिखाएंगे कि क्या बिकेगा आपका सेब? औरों से ऊपर खुद दाम तय करके बेचते आप लोग। ये सिर्फ एक चुनावी बातें होती है और जो होती रहती है, हर राजनीतिक दल करता है। जब 27 दल में होगी तो विपक्ष ये बातें करेगा, जब इस साइड होगी तो वो तय करेगा। तो ये तो राजनीति है, ये तो चलती आएगी। हमें संगठित होने की आवश्यकता है। अच्छा, अमित जस्टा जी कह रहे हैं कि अमेरिका से 20% सीमा कस्टम ड्यूटी हटाने का फैसला भारतीय किसानों के प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। क्या जस्टा जी आपको इतना पता है कि कस्टम ड्यूटी 50% से ऊपर नहीं थी? और आपको क्या यह पता कि ये रिटर्न में किसने किया था? आनंद शर्मा जी थे। अगर आप मेरे को गलत साबित कर देंगे तो मैं मान जाऊंगा। किसने किया था ये सब कुछ? अगर किसी देश के साथ, अभी आप 20% की बात कर रहे, अमेरिका को छोड़िए, चाइना की बात कीजिए, 2017 से लेकर 24 हो गए। क्या वहां से इंपोर्ट होता है सेब? और आंकड़ा निकालिए कि उससे पहले कितना होता था। ये एक विदेश नीति के मसले है। किसी हो सकता है, जो मुझे जानकारी है, उस शायद स्टील के साथ, स्टील को लेके अमेरिका के साथ कुछ हमारे वो चले हुए थे शायद, उन्होंने उस पे घटाए, इन्होंने इस पे घटाए। और जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो 50% से नीचे नहीं है, अभी डॉक्यूमेंटेड है। तो मैं उम्मीद करूंगा अमित जस्टा जी से, बहुत बार मैं देखता हूं, जवाब दीजिए। आप कमेंट्स में लिखिए कि 50% जो भी किया गया, किस कौन नेता थे वो लोग। हम तो नहीं है राजनीतिक लोग, आप राजनीतिक लोग जरूर है, तो आप फैक्ट्स एंड फिगर बताइए हमें। या बोर हो रहे थे तो सोचा कि कमेंट ही कर दे। बताइए, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। शायद 600 लोग जुड़े हैं लाइव सेशन में, सब लोग चाहेंगे आपसे जवाब। हमें तो ज्यादा जानकारी नहीं इस बारे में, थोड़ी बहुत जानकारी वो हमने बता दी, आप हमें दुरुस्त कीजिए। जोगिंदर खशिया जी ने बोला, वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा जी ने। ध्यान सिंह ध्यान जी सो गए वो तो। नागिंदर सामटा जी, सल्यूट है आपकी सोच को, आपने बिल्कुल सही बोला। और माँ जी आप बहुत परेशान हो। बिल्कुल, हम तो हो गए परेशान सर,
ऊपर से मौसम की मार है, लगी हुई फसल खराब हो रही है, हम क्यों नहीं होगे परेशान? जो लोग खुश होने वाले वो तो खुश हो रहे होगे। मुझे तो कई बार हैरानी होती है, लोग हंसते कैसे है? अगर ऐसा मौसम है, ऐसी स्थितियां हैं, तो लोग हंसते कैसे होंगे? मुझे तो ये लगता है कि सब लोगों को रोना चाहिए। हमें भी रोना आता है जब हम अपने बगीचों में जाते हैं और ड्रॉट से देखते हैं परिस्थितियां, क्या स्थितियां हैं बगीचों की इस वक्त, अपनी ही नहीं औरों की भी देखते हैं। कैसे सरवाइव करेंगे? जॉब्स है नहीं, बिल्कुल हम तो परेशान रहेंगे। आप लोग खुश है तो बागवान साथियों, बहुत समय के बाद बहुत कुछ बातें करने को थी, सोचा आपसे विचार साझा कर ले हम। मगर जाते जाते मैं एक चीज जरूर बताऊंगा, यूनिवर्सल कार्टन को लेके बताऊंगा कि कोई भी सरकार होती है, कोई भी निर्णय लेती है, हमें उसको सफल बनाने में मदद करनी चाहिए। इसीलिए यूनिवर्सल कार्टन को सफल बनाने की ओर हम भी अपने कदम जरूर उठाए। मगर अभी धरातल पे हमें नहीं दिख रहा है, ना किलोमीटर का किराया दिख रहा है, ना साइज को रेगुलेट करने की बात दिख रही है, याद रखना ये चीजें, और ना ही बिक्री। और अगर गड नहीं बिका तो बहुत जल्द मुझे लगता है कि प्रदेश के अंदर एक आंदोलन खड़ा करने की आवश्यकता है, अगर गड को खत्म करने की कोशिश हुई। और दूसरी जो डर है हमें, जो हमें पता लगा है कि बाहर की मंडियों में दर लगेगी और हमारे यहां भले ही गड बिकेगा, तो जो यहां मोल भाव होगा वो कहीं ना कहीं उसको मद्देनजर रखते हो, क्योंकि यहां का सेब खरीद के भी बाहर कोई जाना है। अभी सीजन शुरू नहीं है, पता नहीं, भगवान करे कि मुझे गलत साबित कर दे भगवान, कि मुझे लगता कि बहुत बुरी स्थिति होने वाली है हमारे एप्पल की इस वर्ष। घाटे भी हमसे पूरे हो गए, ऊपर से क्वालिटी नहीं है हमारे पास, साइज नहीं है हमारे पास, और अभी ना जाने क्या क्या नहीं होगा हमारे पास। हमारे पास क्या क्या नहीं होगा ये हमें नहीं पता, और भगवान करे कि मैं गलत साबित हो जाऊं और सेब बहुत अच्छा बिके। हर परिवार, हर लोगों ने, किसानों ने अपना परिवार पालना है, 2 वक्त की रोटी, अच्छी एजुकेशन, अच्छा स्वास्थ्य के लिए, उन्हीं पलों के लिए जीता इंसान। तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि, और जो ज्ञान देने वाले लोग हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, यूनिवर्सल से होगा, मंडी से ऐसा होगा, अरे भविष्य तो आपका भी नहीं है पता। सब लोग गायब हो जाने, उड़ जाएंगे ये लोग, ढूंढ के नहीं मिलेंगे। जब गिरावट गिरावट तो अभी भी है, जब सीजन पीक पे होगा उस वक्त देखना क्या हाहाकार मचेगा, क्योंकि इनके पास एक बहाना है। बिल्कुल अमृत मेहता जी, बिल्कुल सही बोला आपने, हमें साथ मिलके चलना पड़ेगा। मगर आज हमने भी देखा कि जब भी हम कोशिश करते हैं इकट्ठे होने की, उसमें कहीं ना कहीं राजनीति बीच में इन्वॉल्व हो जाती है और उसका राजनीतिकरण हो जाता है। ये हमने पहले भी देखा है। थैंक यू भूषण ब्राह्मटा जी। अब ठीक है, मेरा स्वास्थ्य को कुछ नहीं हुआ था, मगर फैमिली में स्वास्थ्य ठीक नहीं था। कीर्तने की जी, थैंक यू। बिल्कुल संदीप रुपटा जी, स्टोन फ्रूट, बिल्कुल अगर यही परिस्थितियां रही। अश्वनी रोच जी, बड़े समय के बाद नमस्कार। कपिल देव ठाकुर, आपकी थिंकिंग, थैंक यू। और कुछ लोग हमें डिमोरलाइज और डराने की कोशिश करते हैं, नेताओं की दलाली आप लोगों को करनी होगी, हमें नहीं करनी। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी पार्टी से, हम तो मजबूती से अपनी बात रखते हैं और रखते आए हैं, रखते रहेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चस्टा जी, आपका कमेंट बदल गया है। नहीं 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 नहीं, राजनीति पहले है आपके लिए। मुझे तो ये लगता है कि मैं बहुत बार देखता हूं आपका कमेंट्स, आप हमेशा ऐसी चीजों को लेके आते हैं। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि 50% जो इंपोर्ट ड्यूटी बहुत
50% किसने फिक्स करी थी कि WTO में कि इससे ऊपर नहीं बढ़ेगी? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए अमित जस्टा जी। बस मैं आपसे एक जवाब चाहता हूं, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ। मेरे पास तो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स भी है कि किसने किया था। अब आप बताइए अपने मुंह से। कपिल चौहान जी, माइट की प्रॉब्लम सब जगह है। माइट वेदर लगने दीजिए, अदरवाइज हम स्प्रे करते हुए मर जाएंगे। अमित जस्टा जी, हमने 20% घटाने का जवाब मैंने दे दिया। मैं प्रवक्ता नहीं हूं, मगर फिर भी जो मुझे पता है उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि 20% क्यों घटा और क्यों बढ़ा। वो तो पहले ही एग्रीमेंट साइन है कि 50% से ऊपर नहीं होगा। अगर आपको इतना ही घटाने का, तो आपको यह भी ध्यान होगा कि 30 से 50 किसने की, 50 से ऊपर कौन लेंगे, वो कौन लोग थे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें इन राजनीति की बातों में फंसना चाहिए, किसने क्या किया, कौन क्या करे। मगर ये जरूर है, अगर कभी सेंट्रल मिनिस्ट्री की लेवल की बात होगी तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से के लिए बात करेंगे, उनसे पूछेंगे। बिल्कुल अनलीगल इंपोर्ट हो रहा है, हम खुल के बोल रहे हैं। अफगानिस्तान के रास्ते से सेब आ रहा है, सेब ही नहीं, पूरे देश के अंदर ना जाने कितनी सुपारी से लेकर क्या क्या चीजें नहीं आ रही है, आ रही है। मगर जब हम अभी अपने प्रदेश के अंदर है, तो जब यहां पे बात हो इस लेवल की होगी यूनिवर्सल कार्टन के बारे में, क्या हम सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करेंगे? अगर पर किलोमीटर जो किराया निर्धारित होता है, वेट फ्रेट वेट के किलोमीटर के अनुसार किराया निर्धारित होता है, वो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी या हमारी प्रदेश सरकार या एजेंसीज करेगी? कौन डिसाइड करेगा? फैक्ट्स एंड फिगर में जी, ये नहीं जी, पढ़े लिखे हम भी, अनपढ़ तो हम भी नहीं है। ज्यादा नहीं, थोड़ा ज्ञान पता तो सबको ही होता है। नरेंद्र नेगी जी, बिल्कुल हम भी राजनीति की बात कर रहे हैं। क्या बांट के राजनीति की बात आपको आई या दूसरे को आई है? तब तो चुप बैठ के रहिए अपने घर में। या आप डिसाइड करेगा, कोई और डिसाइड करेगा कि मैं क्या बात करूं, आप क्या बात करें। और जिन भी लोगों को इसमें लगता है कि राजनीति की बात हो रही है या पसंद नहीं आ रही है, आप लोग जाइए, लाइव छोड़ के जाइए। हम किसान की बात कर रहे हैं। वर्मा, PR वर्मा जी, बिल्कुल सही बोला। बागवानी बर्बाद होने के कगार पे। अगर आप इतने ही नेता है तो बताइए जरा, आपने कौन सी आवाज उठाई और अभी इस सूखे से रिलेटेड कोई एडवाइजरी आई है? इस वक्त KCC की माफ होने की घोषणा कर देनी चाहिए थी। लोगों के लिए सब्सिडी के अंदर आप जाइए, हॉर्टिकल्चर विभाग, एक भी दवाई अवेलेबल नहीं है। जो लोग ढिढोरा पीटते थे, ब्रांडेड दवाइयां मिल रही है, कितने लोगों को मिल रही है और कहां मिल रही है, बताइए जरा। मेरे साथ चलिए, कल डिपार्टमेंट से लाइव आइए, डिपार्टमेंट के अधिकारियों से पूछिए कि आपके पास कौन सी दवाई है, और जो बीमारी अभी है उसके लिए एक भी दवाई नहीं है। माइटीसाइड, प्रॉपर जाइट और सीजमाइट करके आई थी डिपार्टमेंट में, उसको बांटा शुरू में थोड़े बहुत लोगों को, उसके बाद कोई दूसरी ऑप्शन में है कोई दवाई दी हुई या जो वहां से मिल रही है, या सेम मॉलिक्यूल को रिपीट करता रहेगा फार्मर? बिल्कुल नरेंद्र मेहता जी, मैं भूल गया था। और कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये पता कि भाई अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की, मैं पक्षदार हूं, अच्छी बातों को अच्छा बोलेंगे, बुरा 18 से 12% सेंट्रल गवर्नमेंट ने घटाई थी ड्यूटी, GST।
कॉटन पे क्या उसका इंपैक्ट दिखा आपको? आज भी पेटी के रेट आपको पता है कि 6 लेयर की पेटी होती थी पिछली बार, इस बार 5 प्लाई की आई है, 5 प्लाई की आई है। रेट आज भी ज्यों के त्यों है, 68 से 70 रुपए तक बिक रही है, वो भी कैश पे, उधारी पे पता नहीं क्या रेट लगेगा बाद में किसानों को। आपको ये पता कि कॉटन के रेट क्या है? कॉटन के रेट क्यों नहीं घटे? अगर कस्टम ड्यूटी 18 से 12 नहीं होती तो पेटी के रेट तो 90 रुपए पहुंचने थे। आज मैं भी इस पक्ष में हूं कि जो कॉटन है वो अभी भी सही नहीं है। जब तक प्लास्टिक कोटेड बहुत सारे फोटोग्राफ्स और वीडियो सोशल मीडिया पे चले कि डैमेज हो रही है पेटी, बिल्कुल होगी, क्वालिटी ने स्ट्रेंथ ही नहीं है। अभी मैंने सिर्फ मार्केट में जसमेर की एक पेटी ऐसी देखी जिसमें स्ट्रेंथ दिखी मुझे। अमित जस्टा जी, जो 18 संस्थाएं थी वो कोई 18 नहीं थी, और जो 28 की बातें करते हैं धरातल पे वो एक भी नहीं है। 2 से 3 दलों ने एक ढिढोरा पीटा हुआ कि 18 संस्थाएं। आप कभी पूछिए उनसे कि कोड कीजिए और रिटर्न में बताइए कि किन्होंने आपको साइन किया हुआ कि कौन से वो संगठन है। किसी ने पैरवी नहीं की, सिर्फ 8 से 10 लोगों ने पैरवी की। अभी सीजन में ढूंढते फिरेंगे लोग उन लोगों को। या तो इंप्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से कीजिए, रिफॉर्म्स आने चाहिए, होने चाहिए, हर रिफॉर्म्स का स्वागत होना चाहिए, मगर उसको इंप्लीमेंटेशन बड़ा जरूरी होता है। डिसीजन तो कोई भी ले लेता है। हमने राजा वीरभद्र सिंह जैसे सीएम को देखा था जिन्होंने अध्यादेश लाया था 21 और 22 किलो के लिए, और हमने उस मजबूत सीएम को देखा था कि बीच सीजन में उन्होंने वापस लिया था अपना अध्यादेश। क्या आप लोग भूल गए? नरेंद्र बरागटा, जिसको किसानों का मसीहा कहा जाता है, जिन्होंने लाजवाब काम किया था, उन्होंने भी एक कोशिश की थी यूनिवर्सल कॉटन, उन्होंने भी अपना डिसीजन वापस ले लिया। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जब इंप्लीमेंटेशन आती है धरातल पे तो उसमें प्रॉब्लम आती है। या तो इतने सक्षम हो जाइए कि भाई उसके लिए आप बिल्कुल तत्पर है कि हम इसको इंप्लीमेंट करवाएंगे। एपीएमसी एक्ट लागू हुआ? नहीं हुआ ना। पेमेंट की जिम्मेवारी किसकी रहेगी? अभी तक भी लोगों को, आपको यह पता कि एसआईटी ने केस लेने भी बंद कर दिए, इतने केसेस आ चुके हैं एसआईटी के पास। तो अगर हम इन चीजों में फंसे रहेंगे तो बातें कहीं की कहीं चली जाएगी। मगर हमें एट प्रेजेंट ये देखना है कि बागवानी खतरे में है, और लोगों के दुख का हमें जरूर पता है, जिनके पौधे सूख रहे, जिनके फसल खराब हो गई, जिनके बगीचों में बीमारियां फैल गई है, हम उसकी समस्या को समझते हैं। रूट रॉट से बगीचे खत्म हो चुके हैं, हमें वो समस्या दिख रही है फार्मर की, हमें इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल अरविंद तोमर जी, हमें किसान के हक की बात करते हैं यार, और ये लोग घुस जाते हैं 3 महीना पाए बिन पहनदे के लोटे की तरह। आपको लगता है कि हट जाइए लाइव से, मत जुड़िए। जिनको सुनना है और जिन्होंने सीखना है, जिनको हम गाइड करते हैं, जो हमारे फॉलोवर है, फॉलोवर तो आप भी है, आपके बगीचों की स्प्रे भी हमारे हिसाब से होती है, खादें भी हमारे हिसाब से पड़ती है। बिल्कुल पुरुषोत्तम दास जी, होना चाहिए, मगर हो करेगा कौन? बस राजनीति होती है। जब राजनीति की बातें पे करने पे मैं आ जाऊंगा तब इनके पास मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो इसीलिए हमें अपनी बागवानी को बचाना होगा, और हमें उस लेवल पे सोचना पड़ेगा। क्या अब वो समय आ गया है कि अपने सेब के बजाय हम जंगल में पौधे लगाने की ओर जाए? या वो समय आ गया है कि जो एक इंक्रोचमेंट की बातें चलती थी, क्या सच में वो भी घातक हो रहा है हमारे लिए? क्या ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि हम अपने लेवल पे, पंचायत लेवल पे, सरकार लेवल पे कैसे इन्वायरमेंट को बचाने की ओर जाए? आपको यह बात पता होनी चाहिए कि मार्च अप्रैल में बुरास का फूल फूलने वाला होता था, आजकल फ्लावरिंग हो रही है। इतना ग्लोबल वार्मिंग हो गया कि सेब किस खेत की मूल्य, मुझे लगता कि ये तो कहीं पूरा सर्कल ही चेंज ना हो जाए अगर ऐसी स्थिति रही।
क्या हम उसको सोचने की दिशा में काम कर रहे हैं? हमें एक चीज सिखाई गई है, गलत का हमेशा विरोध कीजिए, चाहे वो सरकार है चाहे आपके परिवार के लोग हैं। जब तक आप विरोध दर्ज नहीं कराएंगे तब तक ना सरकार जागेगी, ना कोई बड़ा मुखिया जागेगा, ना अधिकारी जागेगा। आवाज तो बुलंद करनी पड़ेगी। और कुछ चुरकुट जैसे लोग, उनकी आवाज वो क्या कर लेंगे? उन्होंने तो बस किसी ने ठेकेदारी करनी है, किसी ने सरकार के मंत्रियों के साथ फोटो खिंचवाने हैं, बाकी क्या काम करना आप लोगों ने? बात उन आम लोगों की हो रही है जो खेतों में काम करते हैं सच में। घनश्याम जी, बिल्कुल जंगल तो बचाने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात है कि पानी की उपलब्धता कैसे होगी? रेन हार्वेस्टिंग की ओर सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि हम कैसे इन चीजों से बाहर निकले। बिल्कुल उषा चौहान जी, आंदोलन की तैयारी करनी पड़ेगी। अभी आप 5-7 दिन रुकिए, अभी हाहाकार मचेगा, खुद ही आएंगे लोग सड़कों के ऊपर, जो स्थिति अभी दिख रही है। तो बागवान साथियों, बातें मैं करना नहीं चाहता था, मगर कुछ लोगों की आदत होती है दिशा से भटकाने की, और मुझे लगता है कि उनको बेहतर जवाब मिल गया। अगली बार भी अगर वो आएंगे तो उनके ऐसे चीरहरण होगा उनका, जरूरी भी है। तो आज के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। बहुत जल्द नई लाइव के साथ खेत से आप लोगों के मध्य उपस्थित होऊंगा। बगीचे की जो रियल प्रॉब्लम है, जो प्रेजेंट का है, उसको दिखाने की कोशिश करूंगा। तब तक खुश रहे और उम्मीद रखे, और भगवान से जरूर प्रार्थना करे कि भगवान बारिश दे दे। मौसम होगा तो हम होंगे, बागवानी होगी, बागवानी नहीं होगी तो शायद हम भी नहीं होंगे। जय हिंद, जय बागवान।